1 मार्च 1950 राष्ट्रपति ट्रूमैन ओवल ऑफिस में बैठे हैं। सामने कॉफी रखी है, लेकिन उन्होंने एक घूंट भी नहीं लिया। वो एक कागज पढ़ रहे हैं और हर लाइन उनके दिल की धड़कन तेज कर रही है। 6 महीने पहले ही सोवियत यूनियन ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने अपना खुद का एटम बम बना लिया था, वो भी उम्मीद से बहुत पहले। लेकिन अब ट्रूमैन जो पढ़ रहे हैं वो इससे भी ज्यादा डरावना है। पता चला कि सोवियतों ने बम किसी अनजान जासूस से नहीं चुराया। अमेरिका के अपने ही एक वैज्ञानिक ने उन्हें ये राज दे दिया था। ये वही आदमी था जो ओपेनहाइमर के साथ बैठकर खाना खाता था, जो बम के डिजाइन पर काम करता था, जिसने फैटमैन बम बनाने में मदद की थी, और फिर वही इंसान उसके नक्शे स्टालिन तक पहुंचा रहा था। ट्रूमैन के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है जैसे ओवल ऑफिस की दीवारें पास आ रही हों। उस सन्नाटे में वो बस एक नाम बोलते हैं, क्लाउस फुक्स। लेकिन फुक्स असल में है कौन? जो आदमी हिटलर से भागकर जान बचाने आया, वो स्टालिन का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन गया? और जिस देश ने उसकी जान बचाई, उसी से उसने धोखा क्यों किया? अब चलते हैं 23 सितंबर 1949 पर। ट्रूमैन माइक के सामने खड़े होते हैं और अमेरिका को बताते हैं, सोवियत यूनियन के पास एटम बम है। जरा सोचो, ये बात रेडियो पर सुनते ही कैसा लगा होगा। सबको लगता था अमेरिका कम से कम 10 साल आगे है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। हिरोशिमा के सिर्फ 4 साल बाद ही अमेरिका की बढ़त खत्म हो चुकी थी। लोगों में डर फैल गया। लंदन और वॉशिंगटन के बंद कमरों में एक ही सवाल घूम रहा था, ये हुआ कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, इसे किसी मदद की। सोवियत वैज्ञानिकों ने वो काम सालों में कर लिया जिसमें अमेरिका को और ज्यादा समय लगा था। मतलब कोई अंदर का आदमी था। और यही कहानी और खतरनाक हो जाती है। अमेरिका के पास एक गुप्त कोड तोड़ने वाला प्रोजेक्ट था, वेनोना। 1943 से वो सोवियत मैसेज चुपचाप पढ़ रहे थे। अब उन्हें कुछ डरावना मिला। इन मैसेजों में लॉस एलामोस के अंदर के किसी आदमी की बात हो रही थी। उसका कोड नेम था REST। ये इंसान सीधे मॉस्को को एटम बम के राज दे रहा था। मैसेजों में तारीखें थीं, मीटिंग्स थीं, यहाँ तक कि फॉर्मूले भी थे। जांच करने वालों को अभी ये नहीं पता था कि रेस्ट कौन है, लेकिन वो जानते थे कि वो असली है। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट की गलियों में घूम चुका था। किसी में स्टालिन को दुनिया खत्म करने की चाबी दे दी थी। लेकिन सवाल वही था, कौन और क्यों? अब फिर पीछे चलते हैं। लंदन 1941। जर्मन बमों से शहर जल रहा है। एक छोटे से कमरे में 30 साल का एक जर्मन शरणार्थी बैठा है। वो अपने साइंस के सवालों में डूबा हुआ है। नाम क्लाउस फुक्स। 8 साल पहले नाजियों ने हिटलर के खिलाफ बोलने पर उसके दांत तोड़ दिए थे। उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी, उसकी बहन भी। उसके पिता जो एक पादरी थे और हिटलर के खिलाफ खड़े हुए थे, नाजी जेल में सड़ रहे थे। फुक्स ने अपनी पूरी दुनिया टूटते देखी थी। हिटलर ने उससे सब कुछ छीन लिया था, इसलिए वो ब्रिटेन भाग आया। अब वो लड़ना चाहता था अपने दिमाग से। 1941 में ब्रिटेन को ऐसे दिमाग की सख्त जरूरत थी। उनका बम प्रोजेक्ट ट्यूब एलॉयज बिगड़ रहा था। रुडोल्फ पाइल्स ने फुक्स को तुरंत रख लिया। फुक्स शांत था, सभ्य था, लेकिन उसका दिमाग कमाल का था। उसकी याददाश्त कैमरे जैसी थी। कोई शक नहीं करता था कि उसके अंदर एक खतरनाक सोच पल रही है। लेकिन फुक्स सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं लड़ रहा था। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। लाखों लोग मरने लगे। आखिर में 2,70,00,000 लोग मारे जाएंगे। लेकिन चर्चिल और रूजवेल्ट ने चुपचाप तय किया कि स्टालिन को एटम बम के राज नहीं दिए जाएंगे। फुक्स को यह बहुत गलत लगा। उसके लिए यह खतरनाक था। उसने 1941 के आखिर में एक कम्युनिस्ट संपर्क से कहा, एटम बम का ज्ञान किसी एक देश के पास नहीं होना चाहिए। उसका मानना था, अगर एक देश के पास ये ताकत होगी तो वो पूरी दुनिया को डरा सकता है। यहीं फुक्स ने वो फैसला लिया जो इतिहास बदल देगा। वो ब्रिटेन के कम्युनिस्ट नेटवर्क के नेता जुर्गन कुचिंस्की से मिला और सोवियत यूनियन के लिए जासूसी करने को तैयार हो गया। वो पैसे नहीं चाहता था, न शोहरत। वो बस संतुलन चाहता था। ऐसी दुनिया जहां कोई एक देश सबको एटम बम से धमका न सके। ये सही था या पागलपन, कहना मुश्किल है। 1942 में फुक्स ने एक सोवियत एजेंट को एटम बम के राज देने शुरू कर दिए और उसी पल से दुनिया की ताकत का बैलेंस बदलने लगा। उर्सुला कुचिंस्की, कोड नेम एजेंट सोनिया, यही उसका जासूसी नाम था। दिन में फुक्स एलाइज की मदद करता था,
दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने में, और रात में वही सारे राज चुपचाप स्टालिन को भेज देता था। 1943 तक वो ब्रिटेन की एटम बम से जुड़ी 570 पन्नों की जानकारी मॉस्को पहुंचा चुका था। रिएक्टर के प्लान, यूरेनियम को कैसे तैयार करना है, क्रिटिकल मास के सारे हिसाब, सब कुछ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि 1943 में सब कुछ बदल गया। क्यूबेक अग्रीमेंट हुआ। अब ब्रिटेन और अमेरिका के एटम बम प्रोजेक्ट एक साथ जुड़ गए और फूक्स न्यूयॉर्क भेजा गया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब वो सीधे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर था। अब तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा आगे क्या होने वाला है। जब फूक्स न्यू मैक्सिको की उस धूल भरी लैब के लिए ट्रेन पकड़ता है तो वो एलाइज की उम्मीदें साथ ले जा रहा होता है, और साथ ही उन्हें सोवियतों के लिए चुराने का पक्का इरादा भी। लेकिन उससे पहले उसे अमेरिका की सबसे सीक्रेट जगह में घुसना था। एक कम्युनिस्ट जासूस लॉस एलामोस में कैसे पहुंचता है और अंदर पहुंचकर वो करता क्या है। लॉस एलामोस 1945। दुनिया के सबसे तेज दिमाग कांटेदार तारों के पीछे बंद है और एटम को तोड़ने की रेस चल रही है। फूक्स अगस्त 1944 में वहां पहुंचता है। उसे हैंस बेथे और एडवर्ड टेलर की थ्योरी टीम में लगाया जाता है। उसका काम था प्लूटोनियम को सुपर क्रिटिकल मास में बदलने का तरीका निकालना। यही इम्प्लोजन बम का दिल होता है। फूक्स सिर्फ काम नहीं करता, वो वहां जरूरी इंसान बन जाता है। बेथे उसे कहता है, मेरी टीम का सबसे कीमती आदमी। फूक्स खुद फैटमैन बम के कुछ हिस्से डिजाइन करता है, वही बम जो नागासाकी को तबाह करेगा। सब उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन यही भरोसा अमेरिका के लिए मुसीबत बनने वाला है। किसी को नहीं पता कि फूक्स का अब अमेरिका में ही एक सोवियत हैंडलर है। नाम है हैरी गोल्ड, कोड नेम रेमंड। दिखने में एक आम सा फार्मासिस्ट, छोटा कद, थोड़ा मोटा और बिल्कुल भूल जाने लायक। जासूस बनने के लिए परफेक्ट। अब 1945 की बसंत ऋतु है। पहला बम लगभग तैयार है। फूक्स और गोल्ड एक मुलाकात तय करते हैं जो सालों तक याद रखी जाएगी। रात के सन्नाटे में सेंटा फे की एक चर्च के पास एक पुरानी नीली ब्यूक कार आकर रुकती है। फूक्स गाड़ी चला रहा होता है, गोल्ड अंदर बैठता है। दोनों न्यू मैक्सिको की अंधेरी सड़कों पर निकल जाते हैं। ऊपर से बातें आम दोस्तों जैसी, लेकिन कार के अंदर तनाव साफ महसूस होता है। दोनों जानते हैं कि हर किलोमीटर के साथ वो देशद्रोह कर रहे हैं। वे एक ऊंची जगह पर गाड़ी रोकते हैं जहां से नीचे सेंटा फे की लाइट्स दिखती हैं। करीब 1 घंटे बाद फूक्स पीछे की सीट से एक मोटा लिफाफा उठाता है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं। अंदर क्या है? फैटमैन बॉम्ब के असली नक्शे। गोल्ड की आंखें फैल जाती हैं। उसे पता है कि उसके हाथ में अब पूरे शहर मिटाने की ताकत है। दोनों हाथ मिलाते हैं और अंधेरे में अलग हो जाते हैं। दोनों जानते हैं कि शायद वो फिर कभी ना मिले। लेकिन गोल्ड का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो बस से अल्बुकर्क जाता है, वहां से प्लेन पकड़ता है कैंसस सिटी के लिए, फिर ट्रेन से न्यूयॉर्क। 2 हफ्तों तक वो उन कागजों को ऐसे संभाल कर रखता है जैसे उसकी जान उन्हीं पर टिकी हो, क्योंकि सच में वही उसकी जान है। क्योंकि ऐसा सच में होता है। सड़क पर हर अजनबी उसे FBI लग सकता है। हर हल्की सी टक्कर या नजर ऐसा लगता है जैसे अब खेल खत्म। फुक्स डिकिंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़कर मन लगाना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग टिकता ही नहीं। और टिके भी कैसे? 16 जुलाई 1945 है, ट्रिनिटी। तो वहां न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में क्लाउस फुक्स खड़ा है। सुबह के 5:29। काउंटडाउन खत्म होता है। एक तेज चमक, पहला न्यूक्लियर आग का गोला रात को चीर देता है। शॉक वेव फुक्स से टकराती है। असली दर्द होता है। वो उस मशरूम जैसे बादल को देखता है, नारंगी, बैंगनी, किसी कयामत जैसा, और उसे पता चल जाता है ये सब बनाने में उसका भी हाथ है। उसके आसपास अमेरिकी वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। उनमें से एक भगवद गीता की लाइनें बोलने लगता है। फुक्स कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वही अकेला जानता है कि स्टालिन के पास ये राज पहले से है। 1944 से 1945 तक फुक्स सोवियतों को सब कुछ देता रहा। यूरेनियम को कैसे तैयार करना है, चेन रिएक्शन के पीछे का गणित, रिएक्टर के नक्शे और सबसे जरूरी प्लूटोनियम बम का पूरा इम्प्लोजन डिजाइन। वो हाइड्रोजन बम यानी सुपर की आइडिया भी लीक कर देता है, जबकि वो तब तक बना भी नहीं था।
लॉस एलमोस से सीधा मॉस्को, पूरी तरह पागलपन। लॉस एलमोस पूरी तरह बंद रहता है, हर तरफ गार्ड, चिट्ठियां चेक होती हैं, वैज्ञानिकों पर दिन रात नजर रखी जाती है। फिर भी फुक्स सबकी नाक के नीचे काम करता रहता है। अपने कमरे में कागज हाथ से कॉपी करता है, फॉर्मूले याद करता है जैसे कुछ भी नहीं। हर पैकेट जो वो भेजता है अमेरिका की बढ़त को महीनों, शायद सालों से काट देता है। अगस्त 1945 में जब जापान हार मानता है, तब तक फुक्स स्टालिन को तबाही की चाबी दे चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंग खत्म होने के बाद फुक्स वापस ब्रिटेन जाता है। तो अब क्या होगा? इतना बड़ा जासूस कितने दिन छुपा रह सकता है? गर्मी 1949, लंदन। शांति के 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन पुराने राज जमीन के नीचे नहीं रह पाते। MI5 के दफ्तर में एक फाइल आती है, उस पर लिखा है विनोना। अमेरिका ने एक बड़ा धमाका किया है। उन्होंने सोवियत मैसेज पढ़ लिए हैं। उनमें साफ लिखा है कि उनके एजेंट एक ब्रिटिश वैज्ञानिक से मिलते थे। उसका कोड नेम था रेस्ट। मैसेज बताते हैं कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के राज सीधे मॉस्को जा रहे थे। एक और नाम आता है चार्ल्स, जो उसी आदमी से जुड़ा है। अब साफ हो जाता है, लॉस एलमोस में कोई ब्रिटिश गद्दार था और हो सकता है वो अभी भी बाहर घूम रहा हो। MI5 सब जोड़ने लगता है। रेस्ट 1944 में अमेरिका में था। रेस्ट के पास टॉप क्लियरेंस था। रेस्ट इम्प्लोजन फिजिक्स समझता था। वो लॉस एलमोस के सारे ब्रिटिश वैज्ञानिकों की लिस्ट बनाते हैं। एक नाम सीधा ऊपर आ जाता है, क्लाउस फुक्स। ब्रिटेन का नागरिक बन चुका, सही समय पर सही जगह और पूरा एक्सेस। और एक बात और, 1940 की MI5 फाइलों में उसे पहले से ही कम्युनिस्ट समझा गया था, लेकिन तब ब्रिटेन को उसके दिमाग की जरूरत ज्यादा थी। अब वो पुरानी फाइलें चेतावनी जैसी लग रही हैं। लेकिन एक दिक्कत है, वेनोना के सबूत बहुत सीक्रेट हैं। वे ये नहीं बता सकते कि उन्होंने सोवियत कोड तोड़ लिए हैं। उन्हें फुक्स से कबूलनामा चाहिए। यहीं एंट्री होती है जिम्स कार्डन की, MI5 का सबसे तेज पूछताछ करने वाला अफसर, जो चुप से चुप इंसान से भी सच निकलवा लेता है। दिसंबर 1949, फुक्स को एक सामान्य सी सिक्योरिटी बातचीत के लिए बुलाया जाता है। फुक्स उस सादे से लंदन ऑफिस में जाता है, सोचता है वो देश के राज बचाने आया है। उसे नहीं पता कि उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। स्कार्डन चाय डालता है, मौसम की बातें करता है, फिर धीरे धीरे लॉस एलमोस की बातें छेड़ता है। वो हर हरकत देखता है, हर घबराया हुआ हाथ जब कुछ नाम लिए जाते हैं। पहली मीटिंग में कुछ नहीं होता। फुक्स शांत रहता है। MI5 उसे फिर बुलाता है, और फिर। हर बार स्कार्डन दबाव थोड़ा और बढ़ाता है। वो लॉस एलमोस के सोवियत जासूस की बातें करता है, कुछ तारीखें बोलता है जिनसे फुक्स चौंक जाता है। चौथी मीटिंग तक फुक्स को लगता है दीवारें पास आ रही हैं। 24 जनवरी 1950। इस बार स्कार्डन सीधा खेलता है। शायद वो कोई मीटिंग बता देता है जो सिर्फ रेस्ट जान सकता था, या कोई फॉर्मूला जो लैब से बाहर गया ही नहीं था। यही फुक्स थोड़ा टूट जाता है। वो कहता है, मुझे सोचने का समय चाहिए। वो उस रात घर जाता है ये जानते हुए कि सब खत्म हो गया है। 7 साल के झूठ अब पकड़े गए हैं। अगली सुबह 27 जनवरी 1950, क्लाउस फुक्स फिर MI5 के दफ्तर आता है। चेहरा पीला है, लेकिन अजीब सा सुकून है। वो स्कार्डन की आंखों में देखता है। मैं आपको सब कुछ बताने आया हूं। 6 घंटे तक फुक्स अपनी दोहरी जिंदगी खोलता है। एक एक बात बताता है। हाँ, उसने 1942 में सोनिया को एटम बम के राज दिए थे। हाँ, वो न्यू मैक्सिको में हैरी गोल्ड से मिला था। हाँ, उसने फैट मैन के नक्शे दिए थे, हाइड्रोजन बम के हिसाब भी। वो मशीन की तरह शांत बोलता रहता है, लेकिन जब प्लूटोनियम बम के डिजाइन की बात आती है, उसकी आवाज लड़खड़ा जाती है। वो मेरा सबसे बुरा काम था। फिर वो सवाल आता है जो सब जानना चाहते हैं, क्यों? फुक्स का जवाब कमरे को ठंडा कर देता है। मैं नहीं चाहता था कि इतनी भयानक ताकत सिर्फ एक देश के पास हो। वो सच में मानता था कि वो दुनिया को बचा रहा है, भले ही वो उससे गद्दारी कर रहा था। जरा सोचो, ऐसा भरोसा होना कैसा होता है। उसकी नजर में वो गद्दार नहीं था, वो खुद को एक रक्षक समझता था, जो सब कुछ संतुलन में रखने की कोशिश कर रहा था। एक अनचाहा हीरो जो इंसानियत और न्यूक्लियर तानाशाही के बीच खड़ा था। सही या गलत, क्लाउस फुक्स 7 साल तक चैन की नींद सोया,
क्योंकि उसे लगता था उसने सही किया है। मार्च 1950 आता है। एक ब्रिटिश जज उसे 14 साल की सजा देता है। जंग के समय एक सहयोगी देश को राज देने की सबसे कड़ी सजा। फुक्स बस सिर हिला देता है, जैसे कोई गणित का जवाब मान रहा हो। लेकिन जैसे ही उसकी सेल का दरवाजा बंद होता है, उसका कबूलनामा ऐसी हलचल मचा देता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। FBI क्या करेगी जब उसे हैरी गोल्ड का नाम पता चलेगा? और कौन कौन इसमें फंसा है? ये कितना गहरा है? जैसे ही वॉशिंगटन को खबर मिलती है, FBI झपट पड़ती है। उन्हें एक नाम मिलता है, हैरी गोल्ड। मई 1950 तक वो उसे फिलाडेल्फिया में पकड़ लेते हैं। फुक्स की गवाही सामने आते ही गोल्ड टूट जाता है और मामला और बिगड़ता चला जाता है। गोल्ड एक और नाम बताता है, डेविड ग्रीनग्लास, जो लॉस एलमोस में आर्मी मशीनिस्ट था। ग्रीनग्लास भी जल्दी टूट जाता है और अपने ही जीजा का नाम ले लेता है, जूलियस रोजनबर्ग। अब पूरा जासूसी नेटवर्क गिरने लगता है, एक के बाद एक, जैसे डोमिनो। साल के आखिर तक जूलियस और एथल रोजनबर्ग हथकड़ी में होते हैं। अमेरिकी जनता बदला जाती है। 1953 में रोजनबर्ग दंपत्ति को फांसी दी जाती है, जासूसी के लिए मारे गए पहले अमेरिकी आम नागरिक। ये सब एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट के कबूलनामे से शुरू हुआ था। एटम बम की जासूसी का बुखार हर जगह फैल जाता है, लेकिन असली भूचाल वॉशिंगटन में आता है। 31 जनवरी 1950, फुक्स के कबूलनामे के एक हफ्ते के अंदर राष्ट्रपति ट्रूमन ऐलान करता है, अमेरिका हाइड्रोजन बम बनाएगा, इतना ताकतवर कि फैटमैन उसके सामने खिलौना लगे। यह समय यूं ही नहीं चुना गया था। अगर सोवियतों ने एटम बम के राज चुरा लिए तो वो एच बम के भी चुरा सकते थे। अमेरिका पीछे नहीं रह सकता था। हथियारों की रेस तेज हो जाती है। नवंबर 1952 में अमेरिका आईवी माइन फोड़ता है, 10 मेगाटन का धमाका जो एक पूरे द्वीप को मिटा देता है। 1955 तक सोवियत भी अपना एच बम बना लेते हैं। सिर्फ 5 साल में दोनों के पास इतनी ताकत जमा हो जाती है कि दुनिया को कई बार खत्म किया जा सके। फुक्स जो संतुलन चाहता था वो मिल गया, लेकिन इतनी बड़ी कीमत पर कि सोच पाना भी मुश्किल है। उधर अमेरिका में डर फैल जाता है। फुक्स के पकड़े जाने से रेड स्केयर और भड़क उठता है। करियर अफवाहों पर खत्म हो जाते हैं। हर जगह वफादारी की कसम, पड़ोसी पड़ोसियों की चुगली करते हैं। फुक्स के कैल के कुछ हफ्तों बाद ही सेनेटर मैकार्थी सरकार में कम्युनिस्टों की लिस्ट लहराने लगता है। डायन शिकार शुरू हो जाता है। ब्रिटेन में भी शर्म गहरी होती है। उनकी नाक के नीचे सोवियत जासूस कैसे घूमता रहा। वो सिक्योरिटी कड़ी करते हैं और अपनी गलतियों से अमेरिका को सिखाते हैं। भरोसा टूट जाता है, खासकर चुप रहने वालों पर। अब आगे बढ़ते हैं जून 1959 पर। 9 साल जेल में रहने के बाद क्लाउस फुक्स बाहर आता है। वो ईस्ट जर्मनी चला जाता है और बाकी जिंदगी आयरन कर्टन के पीछे एक फिजिसिस्ट बनकर बिताता है। पश्चिमी दुनिया उसे भूलना चाहती है, लेकिन बंद कमरों में आज भी अफसर सोचते रहते हैं। क्योंकि कहानी का सबसे अजीब मोड़ यह है, शायद फुक्स को वही मिल गया जो वो चाहता था। जो न्यूक्लियर टकराव उसने शुरू किया वो पूरे कोल्ड वॉर में चलता रहा। बम कभी गिरे नहीं, संतुलन बना रहा। किसी तरह इंसानियत अपनी सबसे खतरनाक चीज से बच गई। ये फुक्स की वजह से हुआ या उसके बावजूद, ये फैसला तुम्हें करना है।